नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह 2001 का पेपर है। इसमें भूगोल के सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, 1 जून, 7 मई, 22 अप्रैल, 5 जून। तो आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोस्फोरस जलडमरू मध्य। यह दोस्तों काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। यहाँ पर बेरिंग जलडमरू मध्य है। यह दोस्तों बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय, आलू। आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, नगदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के बाद प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। जैसे कि कपास, जूट, आलू, इन तीनों को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है। जबकि चाय को परिमार्जित करने के बाद बाजार में बेचा जाता है। तो यहाँ पर नगदी फसल में चाय नहीं आएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो सभी संबंधित हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी संबंधित हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त किसी में नहीं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त किसी में नहीं। देखिए दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण भी करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपरोक्त सभी सही है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया की लंबी यात्रा की थी। उसने दोस्तों इन देशों से संबंधित भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों का वर्णन अपने यात्रा ग्रंथों ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में किया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ईसा बोमेन। ईसा बोमेन द्वारा नया विश्व राजनीतिक भूगोल में समस्याएं नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। और मार्टोनी डी के द्वारा मध्य यूरोप लिखा गया है। हटिंगटन के द्वारा दीपल्स ऑफ एशिया लिखा गया है। टेलर ने प्रजाति भूगोल लिखा है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है कौन सी हवा चलती है? देखिए दोस्तों, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः पछुआ हवा चलती है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगरा के किले का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। तो इसका उद्गम स्थल दोस्तों कैलाश हिमानी है। याद रखिएगा, कैलाश हिमानी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है?
अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। अमरनाथ की गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। वर्तमान समय में दोस्तों सऊदी अरब एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक एवं उत्पादक देश है, जबकि अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, गहरी नदी है, लंबी नदी है, छोटी नदी है? तो इसका जवाब है दोस्तों लंबी नदी है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्माण धनात्मक संचरण है। ठीक है, निर्माण धनात्मक संचरण। संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मपोनेंग सोने की खान है दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। ठीक है। और भारत की कोलार स्वर्ण है एक, भारत की कोलार स्वर्ण है, स्वर्ण खान है, जिसकी गहराई 3 किलोमीटर है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो याद रखिएगा 1013.25 मिलीबार होता है। कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? भाखड़ा नांगलबाद सतलज नदी पर बना हुआ है, सही है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर नहीं है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व प्रकृति में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक या हार्स्ट पर्वत कहते हैं। खरीफ फसल की अवधि है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। जून से सितंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल की अवधि है। जायद फसल की अवधि दोस्तों अप्रैल से जून है, अप्रैल से जून जायद फसल की अवधि है। और अक्टूबर से दिसंबर रबी की फसल की अवधि है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर, जनवरी से नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, उपरोक्त कभी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिमी मानसून दोस्तों जून से सितंबर तक चलती है, याद रखिएगा जून से सितंबर तक चलती है। भारत में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होती है और सितंबर में लौटना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, भारत में दोस्तों कुल वर्षा का 74% लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है, घट जाती है, या आधा दिन बढ़ती है, आधा दिन घटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक दिन बढ़ जाती है।
जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य के केंद्र का तापमान दोस्तों लगभग 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। पहला है खेतड़ी। खेतड़ी दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है नेवेली। नेवेली किसके लिए जाना जाता है? तो यह दोस्तों लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता है। लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद है जादूगोड़ा। यह दोस्तों यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यूरेनियम के लिए जाना जाता है। चौथा है कुद्रेमुख। यह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल क्या है? यह दोस्तों कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर क्षेत्र में। चट्टानों की घुलनशीलता चूना पत्थर क्षेत्र में प्रमुख है। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब है दोस्तों टेलर द्वारा किया गया था। टेलर की जॉन स्ट्रेटा थ्योरी को प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के संबंध में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है 1901, 1911, 1921, 1951। राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। 1921 में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? तो 22 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी। नेक्स्ट है भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम और मुर्मू गांव। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर देश और राजधानी दी गई है। तो देखिए दोस्तों चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है। डेनमार्क डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इथियोपिया की राजधानी सुआ नहीं है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। क्या है? अदिस अबाबा है। और कोरिया की राजधानी पियोनयांग, यह आपका सही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, यही आपको बताना था। सुआ फिजी की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सुआ फिजी की राजधानी है और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, याद रखिएगा एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा हुआ है। तो यहाँ पर एशिया और यूरोप दोनों आता है। तो कुछ यूरोप और कुछ एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर एशिया होना चाहिए। कुछ एशिया में कुछ यूरोप में। ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों आपका यहाँ पर राइट होगा। कुछ एशिया कुछ यूरोप।
दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार दबाव, आइसोथर्मस तापमान, आइसोहेल्स आर्द्रता। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? चौथा गलत है दोस्तों, आइसोहेल्स। आइसोहेल्स लाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, यहाँ पर आर्द्रता दिया गया है जो कि गलत है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? बलुई मृदा, चिकनी मृदा या दोमट मृदा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोमट मृदा। दोमट मिट्टी जिसमें दोस्तों मृत्तिका, बालू एवं गाद तीनों का मिश्रण होता है, यह पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी होती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका का अनुपात या मात्रा कम होता है। मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न 2001 में पूछे गए थे यूपी टीजीटी में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी में। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।